नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ। आज बात बजट की। पंजाब का बजट आने वाला है और उससे पहले बहुत सारी उम्मीदें आम लोगों के साथ साथ जो पंजाब की बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी हैं। आज चर्चा इस मुद्दे के ऊपर ही कि बजट में आखिर क्या कुछ खास हो सकता है और जो इंडस्ट्री से जुड़े बड़े लोग हैं उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं। और कुछ खास मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि हरपाल चीमा जब बोले बजट के बारे में विधानसभा के अंदर तो उनकी क्या कुछ उम्मीदें मान सरकार से रहेंगी। मैं शुरुआत करता हूं, सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। साब सिंह चीमा जी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं सेल्स एंड मार्केटिंग सरस्वती एग्रो लाइफ साइंस के। सर स्वागत है आपका। हमारे साथ तेजप्रीत गिल जी जुड़ रहे हैं, एमडी गिलको डेवलपर्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। गिल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जगतार सिंह जी जुड़ रहे हैं, एमडी गुरबाज फार्म मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मैं शुरुआत करता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा बात पंजाब में एग्रेरियन स्टेट हम इसको कहते हैं। जगतार जी आपसे ही शुरुआत, इस बार के बजट से क्या उम्मीद है? क्योंकि जब भी सरकार कोई बनती है या सरकार की तरफ से कोई बजट पेश किया जाता है तो उनमें मेंशन होती हैं चीजें कि हम अपने किसानी को, अपनी खेती को आगे लेकर जाएंगे। इंडस्ट्री क्या कुछ उम्मीद इस बार कर रही है? इस बार का जो बजट है उससे पंजाब गवर्नमेंट से हमारे को बहुत सारी उम्मीदें हैं जी। ये जो पंजाब की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है ये इंडिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है पंजाब की। तो जो सब्सिडी वगैरह आती हैं किसानों को मिलती हैं वो बढ़िया तरीके से और सिस्टमेटिक दी जाए, उनको पहले से ही अवेयर किया जाए कि जो सब्सिडी आनी है कब आनी है, किस इम्प्लीमेंट में आनी है। तो उसके लिए स्पेशल हम एक मतलब के जो फंड है वो जो प्रदूषण के ऊपर में पीछे कई सालों से चल रहा है, अभी प्रदूषण की प्रॉब्लम हो रही है, उसके ऊपर में जो मशीनरी आनी है तो मशीनरी के लिए जो बजट है उसके लिए एक्स्ट्रा। पराली वाले इशू के ऊपर कह रहे हैं कि जो पराली वाले इशू के ऊपर आपको लगता है कि इस बजट में उसके ऊपर फोकस होना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। मतलब किस तरह की हेल्प आपको लगता है कि अगर पराली, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या और लगातार इसके ऊपर बात होती है कि अगर इसको सॉर्ट आउट करना है इस प्रॉब्लम को, तो इंडस्ट्री को किस तरह की हेल्प चाहिए? क्योंकि मशीनरी तो चाहिए उसके लिए, तभी चीजें ठीक होंगी। इसके लिए जैसे अभी ये प्लानिंग है तकरीबन 6 मंथ पड़े हैं अभी जी। ये 6 मंथ में जब लास्ट 1 मंथ होता है उसी समय सारे हल्ला जुल्ला होना शुरू हो जाता है, ये मशीनरी चाहिए वो चाहिए। पहले बिल्कुल वेयर नहीं होते है, कोई भी गवर्नमेंट है पहले वेयर नहीं होती है। उसके लिए अभी से ही इसके ऊपर में फोकस होना चाहिए, जो बजट है उसी के ऊपर में अभी ही बजट बन जाना चाहिए। हमारे साथ तेजप्रीत गिल जी हैं। सर रियल एस्टेट का जिक्र हो रहा है, ऑलरेडी मेरे को लगता है सरकार ने 2-2.25% जो फीस कम की है रजिस्ट्रीज के ऊपर, वो थोड़ी सी राहत होगी आपके सेक्टर के लिए। बजट को किस तरह से देख रहे हैं और ये जो राहत एक तरह से सरकार दावा कर रही है, क्या उसका सीधा इंपैक्ट आपके बिजनेस को, इंडस्ट्री को हुआ? सर पहले तो मैं बताना चाहता हूँ रियल एस्टेट है वो किसी भी स्टेट की या कंट्री की सबसे बड़ी बैकबोन है, क्योंकि सबसे ज्यादा सेक्टर जो एम्प्लॉय करता है दैट इज रियल एस्टेट। अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द बजट, अगर हम गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे सरकार ने, आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी इंक्रीज कर दिया है, फ्रॉम 6.5% इट हैज़ गॉन टू 9.5%। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर बैकआउट कर जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन, होम लोन यस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर बैकआउट कर जाता है, क्योंकि अगर उसको इतना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है सो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। बिल्कुल। तो हम गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने बजट में कुछ ना कुछ इंसेंटिवाइज करे अपनी तरफ से, जिससे जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो इंक्रीज हो, ताकि मोर एंड मोर बायर्स आर देयर फॉर टू बाय योर प्रोजेक्ट। और बाकी जो इन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन का परसेंटेज कम किया है दैट हैज बीन वेरी गुड, गवर्नमेंट को बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और बाकी एंड स्पेशली जो जैसे कि हमारे कस्टमर्स हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो नहीं भी करवा रहे थे वो अब करवा रहे हैं। सो आई थिंक गवर्नमेंट को अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। क्योंकि जब विधानसभा में सीएम बोल रहे थे तो उनकी तरफ से जिक्र किया गया कि अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हमें बनने ही नहीं देंगे, जो पिछली बनी हुई है उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, आगे ना बने उसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। आपको लगता है कि अगर सरकार इस स्टेप को बहुत केयरफुली और मैं कहूं कि बड़ा जबरदस्त तरीके से उसके ऊपर आगे बढ़ती है तो उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है? क्या नेगेटिव पॉजिटिव किस तरह से उसका बड़ा अच्छा मेरे ख्याल से कस्टमर के लिए अगर ये स्टेप करती है अनऑथराइज के लिए, पहले तो गवर्नमेंट का, पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो ये चीज करनी है, जो इन्होंने इंप्लीमेंट किया है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे
इट इज नॉट द बिल्डर जो सफर कर रहा है, इट इज द कस्टमर। तो हम, सरकार क्या कहती है, सरकार सिर्फ यही कहती है कि वट एवर यू वॉन्ट टू मेक और यू वांट टू गेट इट पास्ड, उसे प्रॉपर वे से कराएं। स्टेट एक स्टेट है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंगली करवाएं। सो ये बहुत अच्छा स्टेप है इनका। मैं एक बार रुक करता हूं, साहब सिंह चीमा जी हमारे साथ हैं। आपकी इंडस्ट्री को क्या उम्मीद है इस बार की बजट से? मैं एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मेंशन करता हूं, क्योंकि 10 मार्च का दिन बजट का, और 2022 में 10 मार्च का दिन था जब रिजल्ट्स आए थे। तो मतलब बदलाव वाला बहुत जिक्र और चर्चा हुई है। तो उम्मीद कर रही है इंडस्ट्री की इस बार 10 मार्च को, पिछली बार लोगों ने वोट डाल के सरकार बनाई थी, इस बार बजट कुछ अलग कर देगा आपकी इंडस्ट्री के लिए? मैं थोड़ा सा गौरव जी, आपके जो सवाल है उसको थोड़ा सा साइड पे रख के एक बात बोलना चाहूँगा। मैंने भगवंत मान जी का एक शेर सुना था जब सरकार बनने से पहले। आप भी सुनाएंगे मेरे को? उसी को मैंने थोड़ा चेंज किया है, कि गवर्नमेंट जो पब्लिक ने बनाई है, पंजाब के लोगों ने जो बनाई है, वो क्या सोच के बनाई है। और वो 2 लाइनें हैं, पंजाबी में मैं बोलूँगा उसको, क्योंकि है पंजाबी में, मैं चेंज करूँगा तो शायद वो उसका मीनिंग चेंज हो जाए। रावी चो निकलन 3 नहरा, रावी चो निकलन 3 नहरा, 2 वगन एक सुक्के ही ना। ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਨਾ ਚ ਨਹਾਣ गए 3 बंदे, 2 तरन एक डुबे ही ना। तो कहने का भाव है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन जो रही है इस गवर्नमेंट से, वो ये रही है, वो ये देखना चाहते हैं कि एक खुशहाल और हंसमुख और सेहतमंद पंजाब, वो एक्सपेक्टेशन के साथ इस गवर्नमेंट को लेके आए हैं। सरकार खुद बोलती रही रंगला पंजाब, रंगला पंजाब। तो जो अगर इंडस्ट्री की बात करूं और एग्रीकल्चर की बात करूं, पंजाब की बात करूं, तो पंजाब का जो जीडीपी है, एग्रीकल्चर उसमें 25% जो है कंट्रीब्यूट करता है, 25% जो है उसमें इंडस्ट्री है, और 50% के आसपास जो है उसमें सर्विसेज हैं। अगर मैं सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करूंगा, क्योंकि वही मेरा कोर कंपिटेंसी है, तो एग्रीकल्चर का जो हिस्सा 25% है, और जो जोग्राफिकल एरिया है पंजाब का करीबन 5 मिलियन हेक्टेयर है, 50 लाख हेक्टेयर, उसमें से जो कल्टीवेबल एरिया है दैट इज़ 4.2 मिलियन हेक्टेयर्स का है। और कुल जो जीडीपी है पंजाब की करीबन 5.4 करोड़ की है, और पर कैपिटा इनकम की बात करूं दैट इज़ 1.5 लाख पर कैपिटा जीडीपी, और पर कैपिटा जीडीपी में पंजाब नंबर 19th पे है, हरियाणा इस आई थिंक और नंबर 5 पे। तो छोटा भाई जो है वो कहीं पे आगे निकल गया है, बड़ा भाई थोड़ा पिछली सीट पे आ गया हुआ है। और अगर मैं समय के साथ साथ थोड़ा सा इसको स्टडी करूं, तो 1981 में पंजाब वॉज नंबर 1 इन पर कैपिटा जीडीपी। 1981 में पंजाब की पर कैपिटा जीडीपी थी, वो देश में सबसे ज़्यादा थी, और 2001 में वो घटते घटते 2001 में वो 4थे नंबर पे हम लोग आ गए थे। तो घर में जब भी हम अगर कोई बच्चा होता है उसको स्कूल भेजते हैं और वो स्कूल में थोड़ी सी नालायकी करता है या उसका रिजल्ट ठीक नहीं आता, तो घर वाले बैठ के या स्कूल में जाते हैं, आपस में बैठ के बच्चे से बात करते हैं कि आप क्यों पिछड़ रहे हो, पीछे क्यों जा रहे हो, आपको क्या दिक्कत आ रही है, उसको कैसे सुधारा जाए। तो शायद इट्स नॉट पॉलिटिकल, बट शायद जो समय की सरकारें रही हैं उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि वाई आवर पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा जीडीपी इज ड्रॉपिंग डे बाय डे। तो एग्रीकल्चर पे जब बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर में मेजर अगर प्रॉब्लम आ रही है वो है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी की, कि अगर हम गेहूं की उत्पादन कर रहे हैं तो वो इतना उत्पादन है कि उसको संभालने की जगह नहीं है। अगर हम पैडी पे जा रहे हैं तो उसको वो प्रोडक्शन इतनी हो गई है कि उसको संभालने के लिए या मार्केटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। और अकेली मार्केटिंग की प्रॉब्लम नहीं आ रही, इस जो क्रॉप साइकिल है उससे जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, जैसे वाटर टेबल डिप्लीशन हो गया, और इन्वायरमेंट पे जैसे बात करी स्टबल बर्निंग की, वो एक बड़ा चैलेंज आ रहा है। तो बजट से जो मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ गवर्नमेंट से, तो पहले तो है कि हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, और जो इन्वायरमेंटल हमारे सामने चैलेंजेस आ रहे हैं हम उसको कैसे एड्रेस करें जी। तो एक तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो फूड प्रोसेसिंग, दैट इज एन इंडस्ट्री जिसको कि लेके आना ही पड़ेगा
आपको अगर आपने फूड प्रोड्यूस अगर 25% आपकी जीडीपी एग्रीकल्चर पे है, तो उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग आपने कैसे करनी है वो उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा। मैं जगतार जी आपसे भी कमेंट चाहूंगा। देखिए, सबसे हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पर यह बात होती है कि जो हमारे एग्रीकल्चर है, जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, ये प्रॉफिटेबल नहीं है। मैं स्पेसिफिकली फार्मर्स का जिक्र कर रहा हूं। तो प्रॉफिटेबल बनाना एक तो हो गया कि आप फसल का रेट दीजिए, और दूसरा टेक्नोलॉजी किस तरह से उसमें इस्तेमाल की जाए, उसमें आपका एक बड़ा रोल रहता है, आपका चीमा साहब का। तो प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको क्या लग रहा है कि सरकार आपको किस तरह से मदद करे, या इंडस्ट्री को किस तरह से मदद करे कि वो किसानों तक पहुंचे और चीजें थोड़ी सी आसान हो किसानों के लिए भी? एक्चुअल देखिए, 1 साल हो गया अभी गवर्नमेंट बनी हुई को। अभी तक किसी भी मतलब के डिपार्टमेंट ने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, हमारे साथ में कोई मंत्री साहब ने कोई इस तरह का हमारे से मीटिंग वगैरह या कुछ सुझाव लेने की बात नहीं की। हम कैसे इंडस्ट्री को ऊपर लेकर जाएंगे, फिर क्या इंडस्ट्री के लिए हमारी क्या क्या आगे प्लानिंग है। तो हम तो अभी मतलब के एक्सेप्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से भी हमारे को क्या वो आगे सुझाव देने वाले हैं। हमारे साथ में इंडस्ट्री के साथ में आकर कोई बैठे, हम भी उसमें सुझाव दें, 1-to-1 मीटिंग हो, तो उसमें हम अपना कुछ रखें, गवर्नमेंट रखे भी हमारी ये एक्सेप्टेशन है। तो उसमें ये है अभी जैसे अदर कोई फसलें हैं उसके लिए क्या गवर्नमेंट की सेल परचेज की क्या रहेगी, हम उस हिसाब से अपनी मशीनरी बनाएंगे। हम जो मशीनरी बनाते हैं, जो डिमांड आती है, जब वो किसी भी कोई फसल नहीं आएगी, हम उसके लिए मशीनरी बनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अभी उसको खरीद नहीं रही है। जैसे मतलब ये वैलिड पॉइंट है कि आप डाइवर्सिफिकेशन का जिक्र कर रहे हो, लेकिन आपने उस इंडस्ट्री से बात नहीं की कि जो बना के देंगे। मतलब इस तरह की आपसे कोई बात नहीं। एक्चुअल वही गेहूं और धान में ही किसान रुके हुए हैं, क्योंकि अदर फसल में जाने के लिए गवर्नमेंट की उसमें रेट वगैरह फिक्स नहीं है, जहां उसके ऊपर में कोई उनको मशीनरी नहीं मिल रही है। क्योंकि मशीनरी तो मिलेगी, वो आगे उनको मालूम होगा भी हमने ये रेट मिलेगा, वो मशीनरी भी खरीदेंगे हमारे से, उसका इंडस्ट्री भी और किसान को भी बेनिफिट होगा। अभी मतलब कुछ क्लियर नहीं है किसान को। ठीक है, तेजप्रीत जी मैं आपके पास आऊंगा, पर चीमा साहब एक छोटा सा कमेंट, आप एग्री करते हो इस चीज से? देखिए, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है पंजाब में, और डाइवर्सिफिकेशन अगर आपने इट कैन नॉट बी डन ओवरनाइट। उसके लिए एक लंबा प्रोसेस है, जहां पे आपको किसानों को एजुकेट करना पड़ेगा और किसानों को एक रोड मैप देना पड़ेगा कि अगर आप क्रॉप को चेंज कर रहे हो तो आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। अकेला एमएसपी अनाउंस करने से बात बनने वाली नहीं है, उसका एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा कि मार्केटिंग में गवर्नमेंट की क्या सपोर्ट रहेगी। मैं गिल साहब का रुख करता हूं। गिल साहब, आपकी जो पूरा सेक्टर है, जितना मैं समझ पाता हूं कि अलग अलग सेगमेंट्स हैं। एक ऐसा है जो ईडब्ल्यूएस है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उससे ऊपर आ जाएगा, प्रीमियम क्लास में चला जाएगा। आपकी इंडस्ट्री का फोकस किसके ऊपर रहता है? वैसे तो बेसिकली पहले बिल्डर्स का क्या रहता था कि पहले अफोर्डेबल हाउसिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन जो है हमारे पास, वो अफोर्डेबल हाउसिंग। बट आजकल की डेट में धीरे धीरे कस्टमर आपका चेंज हो रहा है, पीपल आर गोइंग इनटू हाई एंड प्रॉपर्टी नाउ। कई कस्टमर है वो ले भी अपने इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से भी लेते हैं कई चीजें। बिल्कुल, लाइक देयर आर सर्टन प्रोजेक्ट्स जहां पे यू एक्चुअली फील प्राउड कि हाँ मेरे पास है। गवर्नमेंट से बस मैं यही कहना चाहूंगा कि द गवर्नमेंट शुड जितने भी पुराने अगर अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स जो अटके भी हुए हैं, उनके लिए थोड़ा स्ट्रेस फंड को एनहांस किया जाए, ताकि फॉर बेटर डेवलपमेंट जो अटके प्रोजेक्ट्स हैं वो भी निकल जाए वहां से। तो बाकी अगर अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, ऐसा नहीं कि अफोर्डेबल हाउसिंग की मार्केट नहीं है, बहुत स्कोप है इसकी मार्केट में। इट्स जस्ट द ट्रेंड ऑफ द मार्केट दैट पीपल हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर ऑफ लग्जरी। मैं थोड़ा सा और क्लियर बोलूंगी, जब गवर्नमेंट बात करती है या जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी का जिक्र करती है, तो उनका फोकस उस पॉलिसी के जरिए होता है कि उस पूरे क्लास तक पहुंचा जाए जो अभी थोड़ा आप कह सकते हो कि पॉवर्टी लाइन पे है या उससे नीचे हैं। तो मतलब वो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, या आप किस तरह से उसको देखते हैं कि वो दोनों क्लास के ऊपर सरकार का फोकस हो सकता है। जैसे कोई भी बिल्डर अगर अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहा है, तो ही हैज टू, इट इज कंपल्सरी फॉर हिम टू कीप अ सेक्शन फॉर ईडब्ल्यूएस, जो आपको गवर्नमेंट को हैंड ओवर करना होता है। सो दैट इज फॉर द वीकर सेक्शन। अगर आप बात करो तो बिल्डर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट को वो चीज बना के दे। दैट्स हाउ यू गेट योर कंप्लीशन लेटर ऑन। बाकी अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें, हाई एंड प्रोजेक्ट की बात करें, आई वुड जस्ट
कि कस्टमर तो चलो देर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स इन द मार्केट, बट जो बिल्डर्स को, क्योंकि हाई एंड बिल्डिंग्स में अगर जाते हैं तो उसमें टेक्निकलिटीज भी बहुत होती हैं, बहुत ज्यादा। इफ यू आर गोइंग फॉर हाई राइज तो आपकी पाइल फाउंडेशन आ जाएगी, सो देर आर लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज। बस गवर्नमेंट से यही है कि इसका जो प्रोसीजर है अबाउट दी परमिशंस अथॉरिटी से लेना, वो सिंगल विंडो कर दिया जाए। अभी मेरे को एक परमिशन के लिए अलग डिपार्टमेंट जाना पड़ता है, दूसरी परमिशन लेने के लिए मेरे को एविएशन एयरपोर्ट अथॉरिटी हाइट की क्लियरेंस के लिए जाना पड़ता है। तो अगर ये सिंगल विंडो में ही हो हर चीज कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए है, जैसे हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है गमाडा, तो इसके लिए भी अगर सिंगल विंडो में ये चीज आ जाए सो इट विल बी बेनिफिशियल। पर गवर्नमेंट ऐसे बोलती रही है, मैं करंट गवर्नमेंट का जिक्र नहीं कर रहा हूं, इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं उनकी तरफ से ये दावे होते रहे कि इन्वेस्ट करिए आप पंजाब में, हम आपको सिंगल विंडो वाली एश्योरेंस देते हैं कि सब कुछ क्लियरेंस वहीं पर होगी। क्या नहीं होता है वो? सर अभी तक तो देयर इज ऑनेस्टली अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। जगतार जी, मैं एक छोटा फाइनल रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, बहुत सारा जिक्र हम किसानों को लेकर कर रहे हैं, इंडस्ट्री का फोकस किन के ऊपर होता है? छोटे किसान, सरकार का। मैं जो पहले गिल साहब से भी बात कर रहा था कि सरकार का फोकस होता है उन लोगों के ऊपर जिनके पास अपने घर नहीं है। जब मैं किसानी का जिक्र करता हूं तो सरकार का फोकस उनके स्टेटमेंट्स के अंदर होता है जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन है। इंडस्ट्री का फोकस किसके ऊपर रहता है? क्योंकि हो सकता है 1 एकड़ वाला कोई बड़ी इंडस्ट्री से कोई एग्री का जो प्रोडक्ट्स हैं वो खरीद ना पा रहा हो, तो किस तरह से आप मैनेज उसको करते हैं, या आपको लगता है कि उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है? देखिए, जो छोटा किसान है वो तो मशीनरी नहीं ले पाता है क्योंकि उसके पास में ट्रैक्टर वगैरह नहीं है जी। और बड़े किसान जो हैं वही मशीनरी लेते हैं। जो तकरीबन 5 एकड़ से ऊपर है वही जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट लेता है। इसके लिए तकरीबन जो आज की जो मशीनरी की कॉस्ट है, जितना स्टील के रेट ज़्यादा हैं, वो 5 एकड़ वाले को भी प्रॉफिटेबल मशीनरी नहीं है क्योंकि उसके लिए स्टील के रेट बहुत ज़्यादा हैं। जब वो ब्याज पे मशीनरी लेता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर में कोई स्पेशल छूट नहीं है जहाँ उसको कोई स्पेशल इस तरह की मशीनरी लेने के ऊपर में कोई अभी तक कोई बड़ी कोई सब्सिडी वगैरह नहीं दी जाती है। इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ उसके ऊपर में जो गवर्नमेंट स्टबल बर्निंग वाली मशीनरी के लिए बोलती है कि आप लीजिए, सब्सिडी है वहां पर। कुछ नहीं, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की तो अभी तक कोई स्टबल बर्निंग के लिए कोई सब्सिडी वगैरह नहीं है अभी तक। आपको लगता है कि वो बजट के ऊपर उसको फोकस करना चाहिए? सर, आप सहमत हैं इस चीज से? आई थिंक बड़ा अच्छा क्वेश्चन इन्होंने रेज किया है कि जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स हैं, ज़रूरत उनको भी पड़ती है। और अगर बात करेंगे नंबर ऑफ दैट फार्मर्स, वो काफ़ी हाई हैं। तो एक चीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी एफपीओस की बात आ रही है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, और पंजाब में बड़ा अच्छा एक उसका सेटअप है जो कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ हैं जी। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर सकती है कि उन कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ के थ्रू हम इम्प्लीमेंट्स जो हैं उनको एक एग्रेरियन काइंड ऑफ ए सोसाइटी बना के, जो एग्रीगेटर मॉडल बना के, उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू जो है वो मशीनरीज जो छोटे फार्मर्स नहीं अफोर्ड कर पाते वो अवेलेबल गवर्नमेंट करवा सकती है उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और सरकार तो दावा करती है कि मतलब अभी भी ये चीज़ें हो रही हैं। मैं जो स्टबल बर्निंग का कह रहा था, वो मशीनों का जिक्र होता है कि 2-2.5 लाख हैं जो सोसाइटी के जरिए हम किसानों तक पहुंचाते हैं। अगर कोई लेना चाहता है तो सब्सिडी उसके ऊपर मिलती है। क्या ये और इफेक्टिव करने की जरूरत है या नहीं हो पाए? नहीं है तो सही, ये नहीं है कि बिल्कुल इट्स जीरो। एफर्ट्स आर गोइंग ऑन, इस पे एफर्ट्स हो रहा है। बट क्योंकि जो बात इन्होंने बोली है वो बड़ी सही है कि छोटा 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ वाला वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। इवन दो सब्सिडी के बाद भी वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो उसके लिए तो चाहे अब सब्सिडी 100% अवेलेबल हो रही है, चाहे नहीं हो रही है, या कितने नंबर ऑफ फार्मर्स को मिल रही है, वो क्वेश्चन नहीं है। उसके पास उतना पैसा ही नहीं है कि जो अपफ्रंट उसको देना है वो जमा करवा के सब्सिडी पे वो मशीनरी ले पाए। और अगर ले भी लेगा तो वो वायबल नहीं होगी। तो उसके लिए लेना भी कोई बहुत बड़ी समझदारी की बात नहीं होगी अगर उनको, क्योंकि वो खाली पड़ी रहेगी। एट द एंड ऑफ द डे 1 एकड़ में उसको कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे मैक्स। उसके बाद वो बाकी सारा साल क्या करेगी वो मशीन? सो दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स। तो उसकी बजाय ये कर सकते हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं या जो गांव में एफपीओज हैं, आई थिंक गवर्नमेंट इज वर्किंग समथिंग ऑन दैट, जिसमें कि एफपीओज को वो जो है डिफरेंट रेट ऑफ सब्सिडीज पे वो इम्प्लीमेंट्स जो है सब्सिडी देने की बात कर रही है। एंड उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी इंक्लूड कर सकते हैं जहाँ पे कि वो
नॉमिनल रेट्स पे अवेलेबल हो, किसान वहाँ पे जाएं, जिसको ज़रूरत है वहाँ पे वो हायर करें कुछ घंटों के लिए, उस हायरिंग के पैसे दें। ये बातें होती रही हैं पिछले कुछ टाइम में। इनफैक्ट वो ऐप्स का जिक्र कर रहे हैं कि ऐप बना देंगे, आपके एरिया में कहां पर मशीन है आपको मिल जाएगी। चलिए मैं थोड़ा वाइंड अप की तरफ बढ़ता हूं। एक छोटा छोटा कमेंट चाहूंगा डायरेक्टली, ताकि अगर सरकार इस समय सीएम या फाइनेंस मिनिस्टर सुन रहे हैं तो उनको डायरेक्टली ये पता लगे कि चाह क्या रही है इंडस्ट्री। बहुत छोटा सा अगर आप डायरेक्टली कहें कि ये वाला काम तो इस बार जरूर कर देना। एग्जैक्टली मेरा दो वर्ड्स हैं, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ एग्री प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। गिल साहब। सर मेरे बस यही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट किया जाए और एक सिंगल विंडो मैकेनिज्म दिया जाए, सो विच जो हमारा प्रोसेस है इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू गेट द प्रोजेक्ट ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। देखिए इन्वेस्टमेंट का बड़ा जिक्र होता है ना कि इन्वेस्टर्स पंजाब आए, तो ये भी एक मैसेज होगा कि अगर सिंगल विंडो वाला हो गया तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स पंजाब आए। दे डोंट हैव टू रन इनटू अ हासल ऑफ गोइंग हियर एंड देयर। एक विंडो है और इस प्रोसीजर को अगर एक्सपीडाइट करा दिया जाए, सो नथिंग लाइक इट। तो मेरे ख्याल से और लोग इंटरेस्टेड हो जाएंगे इन चीजों में करने के लिए। जगतार जी, आपका फाइनल कमेंट, जो डायरेक्टली आपको लग रहा है कि इस बार तो कर ही देना क्योंकि बहुत टाइम से पेंडिंग है, या हम उम्मीद कर रहे हैं? एक्चुअली देखिए गवर्नमेंट से हमारे को बहुत सारी उम्मीदें हैं, हो भी रहा, अच्छा कर भी रहे हैं। जैसे इन्होंने जो फालतू पड़ी हुई जमीनें छड़वाई हैं उससे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इस तरह से इनको जड़ मालूम है, जड़ देखें कहाँ इंडस्ट्री बढ़ सकती है, उस जड़ को थोड़ा सा देखकर मतलब कि पानी लगाया जाए तो वो बढ़े। आपसे बात करके मुझे ये भी लग रहा है कि ये गैप भी खत्म होना चाहिए। हाँ, कि अगर आप किसानों से जाकर बात कर रहे हैं कोई पॉलिसी बनाने के लिए, या जो स्टेक होल्डर है सबसे बात होनी चाहिए। मेरे को लगता है कि ये भी एक सरकार तक जरूर मैसेज पहुंचेगा। आई थिंक बड़ा सही इनका वो है, और उसका एक जवाब दिया जा सकता है कि दवाई की नहीं, इलाज की जरूरत है। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट सबमिट कर रहे हैं अभी, बाहर से आए जो लगी हुई है उसी को ही पानी डाल दिया जाए तो वही बढ़ सकती है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया बहुत बहुत जगतार जी आपका, गिल साहब आपका, ये भी चीमा साहब आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि ये सरकार तक भी जरूर पहुंचेगा, और जब बजट खुलेगा तो उसमें बहुत कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इंडस्ट्री तक पहुंचेंगी। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।